हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 5 जो कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है उसे पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने अपने 5 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और इन 5 पार्ट में जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था वहां पर जो प्रिंट कल्चर है वो किस तरह से डेवलप हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। जैसे प्रिंट की शुरुआत आपके चाइना, जापान और कोरिया में होती है। पेपर का भी जो इन्वेंशन था वो भी आपके चाइना में हुआ। चाइना में सबसे पहली बार वुड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत होती है। फिर हमने जापान में प्रिंटिंग के बारे में देखा था कि किस तरह से चाइना से प्रिंटिंग कल्चर जो है जापान में गया था। उसके बाद से सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से प्रिंटिंग कल्चर जो है वो सिल्क रूट के थ्रू आपका यूरोप में पहुंचता है। और यूरोप में लोग बुक्स की डिमांड करते हैं और वहां पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, वहां पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत करने में किसका योगदान था? मार्को पोलो का योगदान था। जो चाइना में रहते थे वो से वहां पर पहुंचे थे लेकर के सारे इन्वेंशंस को। फिर हमने वहां पर वेलम के बारे में भी पढ़ा था। वेलम क्या होता था? जहां पर हम लोग जो एनिमल की स्किन होती थी उसके कपड़े पे उसके जो शीट होती थी उस पर सारी चीज लिखा जो एलीट क्लास के लोग पढ़ते थे। फिर वहां पर हमने यूरोप में देखा कि जब लोगों की डिमांड बढ़ी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नए तरह के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ जिसे बोला जाता है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। तो जो आपके जर्मनी के रहने वाले स्टार्कबर्ग, जर्मनी के रहने वाले गुटेनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग की मशीन की शुरुआत की थी वहां पे। और उसकी वजह से और ज्यादा प्रिंटिंग में डेवलपमेंट हुआ था, एफिशिएंट हो गई थी और ज्यादा आपके पब्लिशिंग बढ़ गई थी और लोगों तक बुक पहुंचना इजी हो गया था। और जब लोगों तक बुक पहुंचा था इस वजह से एक रिवॉल्यूशन होता है और उसी को बोला जाता है प्रिंट रिवॉल्यूशन। फिर थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था? प्रिंट रिवॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में देखा था कि प्रिंट रिवॉल्यूशन ने किस तरह से नए तरह के क्लासेस की शुरुआत कर दी थी। एक नया आपके समाज में एक वर्ग डेवलप हो जाता है जो कि आपके डेस्पोटिज्म, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्क सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, और लोगों में पढ़ने के लिए एक तरह से एक उत्साह, एक जिज्ञासा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक उत्सुकता डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे प्रिंट रिवॉल्यूशन और ज्यादा आगे बढ़ता है तो उससे जो आपके एरिस्टोक्रेटिक और मोनार्क क्लास होती है उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और फिर वह इन्हें सप्रेस करने की भी कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज इसके विरोध में होती थी तो उनको जो था उनको जेल में बंद कर दिया जाता था या फिर उनको क्या करते थे? एग्जीक्यूट कर देते थे, उन्हें खत्म कर दिया जाता था। तो ये प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना, लोगों तक आइडियाज पहुंचना, लोगों का विकास होना, ये सब पॉसिबल हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर जो पार्ट 4 था उसमें देखा था कि एक रीडिंग मेनिया, और रीडिंग मेनिया का मतलब मैंने आपको बताया था ऑब्सेशन हो जाना लोगों को पढ़ने का। उस ऑब्सेशन से लोगों ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था और उस सत्ता की वजह से जो वहां के लीडर्स थे, मोनार्क थे, जो आपके शासन करने वाले लोग थे, वो कांपना शुरू हो गए थे। फिर पार्ट 5 में हम लोगों ने देखा था कि समाज में इसका क्या असर पड़ता है। तो वहां पर हमने चिल्ड्रंस के बारे में देखा था, वुमेन्स के बारे में देखा था और वर्कर्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने इसके इन्वेंशंस में देखे थे कि किस तरह से और भी चीजों की इन्वेंशन हो के प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन है उसका इन्वेंशन होने, प्लस जो आपकी कलर कलर का यूज करना शुरू कर दिया था, जो पेपर फीडर होते हैं उनमें और अच्छे वहां पर यूज करके इन्वेंशंस ने पब्लिशिंग को और ज्यादा अच्छा बना दिया था। प्लस महंगी किताबों की जगह पर आपकी शिलिंग सीरीज की शुरुआत की गई थी लंदन में। फिर उसके बाद पेपर बैग सीरीज की शुरुआत की गई थी लंदन में जिससे लोगों तक आसानी से किताबें पहुंचाई जा सके। तो ये सब अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? पार्ट 5 तक देखा था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 6 अपना। पार्ट 6 क्या है? इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने यूरोपियन नेशंस को देखा था, यूरोप में किस तरह से प्रिंट कल्चर का असर पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से प्रिंट का डेवलपमेंट होता है और जब तक प्रिंट कल्चर इंडिया में नहीं आता है तो उससे पहले किस तरह से इंडिया में प्रिंट होता था या लोगों तक चीजें पहुंचाई जाती थी।
इन सारी चीजों को देखेंगे कि लेट्स सी हाउ प्रिंटिंग बिगैन इन इंडिया एंड सिचुएशन ऑफ राइटिंग बिफोर प्रिंट, मतलब प्रिंट आने से पहले भारत में क्या सिचुएशन हुआ करती थी। चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहां से आपकी क्लास शुरू होती है, ध्यान से पढ़िएगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट होने से पहले भारत में मैन्युस्क्रिप्ट्स बनते थे। तो इंडिया जो था बहुत ही रिच और ओल्ड ट्रेडिशन है किस चीज में, तो आप बोलेंगे राइटिंग में। ठीक है, अब राइटिंग में यहाँ पर लिखी जाती थी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से, मैन्यु मतलब होता है हाथ से, और स्क्रिप्ट मतलब होता है राइटिंग, हाथ से लिखी जाने वाली चीजों का यूज होता था। तो यहाँ पर किन किन लैंग्वेजेस का यूज करते थे, संस्कृत का यूज, संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, अराबिक में आपके मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, प्लस उसके साथ साथ पर्शियंस में मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं। ठीक, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे वो लिखे किस पर जाते थे बेटा, पाम स्लीव पर लिखे जाते थे या हाथ से बने हुए पेपर पे लिखे जाते थे। और जो पेपर होता था उसको ब्यूटिफाई कर दिया जाता, इलस्ट्रेट कर दिया जाता था साइड बाय साइड वहां पर चित्रकारियां करके। पर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे जो शुरुआत में लिखे जाते थे इंडिया में, उसकी कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां थी बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट्स हाउएवर वर वेरी हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी उस समय। ठीक है, ये हाथ से लिखना प्लस ये जो पाम लीव्स को है उसे पेड़ से इकट्ठा करना, सुखाना, या फिर हैंडमेड पेपर बनाना और खुद उसे अपने हाथ से लिखना, तो क्या होता था बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी और ज्यादा फ्रेजाइल होती। फ्रेजाइल मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान नहीं था, खराब होने के खर्चे, मतलब चक्कर बहुत ज्यादा हुआ करते थे इसमें। ठीक है, इन्हें बहुत ध्यान से रखना पड़ता था, सजो करके रखना पड़ता था, क्योंकि देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है ना, तो पेड़ में दीमक लगने का और इसे खराब होने का भी बहुत होता, तो बहुत ज्यादा इसको कायदे से रखना पड़ता था। और इसे आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ है। सीधी सी बात है कि आप जब, ऐसे समझ लो कि अगर आप कॉपी करते हो एग्जामिनेशन में, तो सामने वाले की कॉपी में ऐसा, तो अगर मान लो कुछ पढ़ करके नहीं गए हो, तो सामने वाले के कॉपी में ऐसा तो होगा नहीं कि जो उसने लिखा है सब कुछ आपको समझ में आ जाता हो। तो आप देखते होगे कि अंदाजा लगाते होगे कि आखिर उसने जो डिजाइन बनाया वही हम बना देते हैं। अब पता नहीं जो आपने डिजाइन समझा वो सही है कि नहीं है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, जब उनको स्क्राइब्स लिखा करते थे तो वो अपने हिसाब से लिख देते थे। उनकी जब कॉपीज बनती तो वो अपने हिसाब से कर देते थे। तो जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो अर्थ का अनर्थ होता चला गया। ठीक है, तो और साथ ही साथ इनके जो स्टाइल्स होते थे राइटिंग के वो भी डिफरेंट होते थे। जैसे आप उसकी हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे हो पहले वाले की, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो लोगों ने अपने हाथ से लिखा है वो भी पढ़ना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि इंडिया में बहुत पहले से यूज में आते थे राइटिंग में, और इनमें 3 लैंग्वेजेस में आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं, संस्कृत, अराबिक और पर्शियन। किस पे लिखे जाते थे, पाम लीफ पे लिखे जाते थे, हैंड में पेपर हुआ करता था, और ये जो पेपर्स होते थे जो यूज किए जाते थे उसको साइड साइड में क्या करते थे, ब्यूटिफाई कर देते, इलस्ट्रेट कर दिए जाते थे। पर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का थोड़ा थोड़ा क्या, इसका क्या है बेटा, नुकसान भी था। नुकसान क्या था कि पहले ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, प्लस फ्रेजाइल थे, आपके एक जगह से दूसरे कैरी करना बहुत मुश्किल था, इनको बहुत ज्यादा कायदे से रखना पड़ता था, बहुत ध्यान से रखना पड़ता था। प्लस जो भी इनके हाथ में जो स्क्रिप्ट लिखी रहती है उनकी स्टाइल बहुत अलग होती थी, जिस वजह से इनको पढ़ना भी मुश्किल होता था। ठीक है, तो प्रिंटिंग से पहले भारत में किस चीज का यूज होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज होता था। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर अब एक सिचुएशन है बंगाल की। जैसे बंगाल की अगर आप बात करते हैं तो बंगाल ने बहुत ही बड़ा नेटवर्क फैला लिया था प्राइमरी स्कूल का। ठीक है, बंगाल में उस समय अगर आप देखेंगे 18-19 सेंचुरी में, तो वहां पर प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छा खासा नेटवर्क था। पर वहां के जो बच्चे थे वहां पर पढ़ाया नहीं जाता, मतलब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको सिर्फ और सिर्फ लिखना सिखाया जाता था। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, लिखना सिखाते थे। और होता क्या था, कैसे होता था, जो टीचर्स हुआ करते थे, जो चीज वो याद रहती थी उनको, वो क्या करते थे, उसे डिक्टेट करते थे अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग। और बच्चे जो होते थे उसे क्या करते थे, लिखा करते थे, उसे क्या लगते थे, लिखा करते थे। और इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग बंगाल में हुआ करते थे वह लिटरेट हो गए थे एक्चुअली बिना पढ़े हुए। क्योंकि सीधी सी बात है, 3 आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 तरीके होते हैं एजुकेशन के। पहला क्या होता है, सुनना। जैसे मैं अगर आपको समझा रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, चीजों को सुना रहा हूं। फिर आप क्या करेंगे, इसे बोल बोल करके पढ़ेंगे। ठीक है, बोलेंगे, या फिर जो भी चीज मैंने आपसे बोला आप उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे, आप उसको बताएंगे मुझे, बोलेंगे आप उसको। फिर उसके बाद आप घर जाएंगे, अपनी बुक को उठाएंगे और बुक को उठा करके पढ़ेंगे। ये तीसरा काम होता है। और लास्ट काम होता है लिखना। लास्ट एक्टिविटी होती है लिखना। लेकिन बंगाल की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर विलेज प्राइमरी स्कूल के बहुत अच्छे नेटवर्क थे, पर वहां पे के बच्चों को जो था वो वहां पर पढ़ना नहीं सिखाया जाता था।
वहां पर सबसे पहले उनको लिखना सिखाया जाता, और कई लोग जो होते थे वो लिख करके ही लिटरेट मान लिए जाते थे, अगर लिखना आ गया तो वो लिटरेट मान लिए गए, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स क्या करते थे, क्लास में आते थे, डिक्टेट करते थे, बच्चा क्या करता था, उसे लिखता था, और बहुत सारे बच्चे यही लिख करके आपके लिटरेट मान लिए जाते थे। मतलब उनको लिखना सिखाया जाता था, बेसिकली उनका ये मोटिव था कि वो लिख सके। लेकिन आज की डेट में देखिएगा तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 चीजें होती हैं किसी भी पर्सन के को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। ये बंगाल की सिचुएशन हुआ करती थी उस समय, मतलब वहां पर प्रिंट पे अब लिखा हुआ नहीं है तो सीधी सी बात है, वहां प्रिंट का कोई मतलब ही नहीं है, बस टीचर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए किस तरह से प्रिंट इंडिया में आया। तो जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सबसे पहली बार इंडिया में लाया गया था गोवा में, किसके द्वारा, जो पुर्तगीज मिशनरीज हुआ करते थे, उन्होंने मिड 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस को भारत में ले आए थे। याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में ले आने वाले कौन थे, पोर्तुगीज थे। तो जो जेसुइट प्रिस्ट हुआ करते थे वहां के, गोवा, केरल और इस साइड में, उन्होंने वहां पर कोंकणी सीखी और वहां के बहुत ही सारे सेवरल ट्रैक्ट्स थे उसको प्रिंट किया था। 1674 तक लगभग 50 बुक जो कि कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में थी उसको प्रिंट कर दिया गया था 1674 तक। जो जब कैथोलिक प्रिस्ट आते हैं यहाँ पर 1579 में, तो उन्होंने पहली तमिल बुक को लिखा था कोचीन में। 1713 तक आते आते मलयालम बुक्स को भी प्रिंट करना इन्होंने शुरू कर दिया था, बस मलयालम बुक्स को भी इन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया था। 1710 में जब डच प्रोटेस्टेंट आते हैं यहाँ पर, तो ये 32 तमिल टेक्स्ट को ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं। और बहुत सारे इसमें से क्या होते हैं, ओल्डर वर्क्स थे। क्या थे बेटा, ओल्डर वर्क थे जो पहले किए जा चुके थे, उन्हीं को दोबारा इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है, दिमाग में रखिए, किस तरह से प्रिंट भारत में आया। तो प्रिंट को भारत में ले आने वाले कौन थे, पोर्तुगीज थे। कहां पर लेकर के आए थे, गोवा में लेकर के आए थे। कब लेकर के आए थे, मिड 16th सेंचुरी में लेकर के आए थे, ठीक। अब इस प्रिंटिंग में शुरुआत कैसे होती है, तो वहां पर जो जेसुइट प्रीस्ट होते हैं उन्होंने बहुत सारे ट्रैक्ट लिखे थे कोंकणी भाषा में, और इन्होंने 1674 तक आते आते करीबन 50 बुक जो थी वो कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लिख दी थी। कोंकण की अगर आप बात करते हैं तो कोंकण कोस्ट है, जो कि आपके गोवा और महाराष्ट्र वाले साइड में, थोड़ा सा आप गोवा और महाराष्ट्र वाले साइड को लेकर के आप बोल सकते हो। कन्नड़ा लैंग्वेज की अगर आप बात करते हो, ये कन्नड़ भाषा है, कर्नाटक की है। तो इनका जो बेसिकली एम जो हुआ करता था, ये आपके इंडिया के ईस्ट कोस्ट मतलब अरेबियन सी वाले कोस्ट की तरफ हुआ करता था, ठीक है। अब आते हैं हम बे ऑफ बंगाल वाले की तरफ, ठीक है, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, हम उसकी बात करते हैं। वहां पर सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कि जो आपका ईस्ट कोस्ट था उसकी उसमें वहां पर कौन आते हैं, आपके कैथोलिक प्रिस्ट आते हैं। कौन आते हैं, कैथोलिक प्रिस्ट आते हैं बे ऑफ बंगाल वाले साइड में, ठीक है। और 1579 में कोचीन में ये क्या करते हैं, तमिल बुक्स को पब्लिश करते हैं। 1713 तक आते आते मलयालम बुक्स को इन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया। पहली पहली मलयालम बुक इन्होंने प्रिंट कर दी थी। तो देखिए ध्यान से, कोंकणी कहाँ की भाषा है, तो आप बोलेंगे ये आपके कोस्टल मुंबई और गुजरात की लैंग्वेज हो जाती है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है, ये आप बोलोगे कर्नाटक की भाषा हो जाती है, ठीक है। तो जो जेसुइट प्रिस्ट थे उन्होंने इंडिया के वेस्ट कोस्ट को पकड़ा, जो कि आपका अरेबियन सी से सटा हुआ है, और वहां पर इन्होंने कोंकणी और कन्नड़ भाषा में प्रिंट करना शुरू किया। कैथोलिक प्रिस्ट आते हैं तो ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट को पकड़ते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये तमिल बुक्स को पब्लिश करना चाहते हैं, तमिल बुक, या फिर आप बोल सकते हो मलयालम बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, करते हैं यहाँ पर, ठीक। फिर जब डच प्रोटेस्टेंट आते हैं तो ये भी क्या करते हैं, जो कैथोलिक प्रिस्ट थे उन्हीं को ये कॉपी करते हैं, और 1710 में लगभग इस तमिल टेक्स्ट को ये पब्लिश करते हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो पहले से पब्लिश हो रखी थी। याद रहेगा, ईयर 1674, 1579, 1713, 1710। तो ये कुछ ईयर है जो आपको दिमाग में रखना है, और जो पहला पॉइंट है इसको आपको रखना है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये तो आप लोगों ने देखा, डच को देखा, पोर्तुगीज को देखा। अब इंग्लिश लैंग्वेज के प्रेस कैसे शुरू हुए। फ्रॉम 1780 जो जेम्स अगस्टस हिकी थे, उन्होंने सबसे पहली बार बंगाल गजेट को, जो एक वीकली मैगजीन थी, उसको एडिट करना इन्होंने शुरू किया। और ये मैगजीन जो थी उसमें ये डिस्क्राइब करते थे उसको ऐसे, कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। यहां लिखा हुआ है कॉमर्शियल पेपर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल बट, कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, ठीक है। यह एक तरह की प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी, प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी, और यह कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से अपने आप को इंडिपेंडेंट होने पे प्राउड महसूस करता था, ठीक है, जिसने इंग्लिश प्रिंटिंग की भारत में शुरुआत की थी।
इसमें होता क्या था, इसमें बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट इंक्लूड किए गए थे और यहाँ तक कि ये जो गुलाम होते थे, उनके इम्पोर्ट से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये छापते थे। साथ ही साथ लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए गॉसिप्स हुआ करते थे, जो कंपनीज़ के सीनियर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत क्या होती थी, गॉसिप्स बेस में इंक्लूड की जाती थी। तो इसको दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद वहाँ पर आपके जो जेसुइट प्रीस्ट आते हैं, उन्होंने कोंकण और कन्नड़ भाषा में प्रिंट करना शुरू किया। कैथोलिक प्रीस्ट आते हैं, वो तमिल और मलयालम लैंग्वेज में प्रिंट करना, वही मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने प्रिंट करना, तमिल टेक्स्ट को प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद से डच प्रोटेस्टेंट आते हैं, वो भी तमिल टेक्स्ट को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और तमिल टेक्स्ट को क्या करते हैं, वो प्रिंट करते हैं। समझ में आई बात? फिर उसके बाद से इंग्लिश की अगर आप बात करते तो इंग्लिश में क्या हो रहा था? इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली शुरुआत किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था। किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था। और ठीक है, और इन्होंने जो अपनी मैगज़ीन शुरुआत की थी वो क्या था आपका? बंगाल गैज़ेट था, जिसका टाइटल हुआ करता था कि कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। यह एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज था जो कि प्राउड फील करता था, अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता था कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से, जिसने इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग की शुरुआत की थी। ठीक, अब इसमें क्या-क्या चीजें प्रिंट की जाती थी? इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते थे, साथ ही साथ जो स्लेव्स को आयात किया जा रहा है या इंपोर्ट करवाया जा रहा है उसके बारे में होता था। लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे गॉसिप्स जो होते थे कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स के, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता था। ठीक, ये जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती रही तो उससे क्या प्रॉब्लम आई? उससे प्रॉब्लम आई जो वहां के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको ऐसा लगा कि हिकी जो है वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसकी इमेज को डिग्रेड कर रहे हैं या फिर उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो जो जैसी पब्लिकेशंस जो कि गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शनड होंगी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सैंक्शनड होंगी या फिर अगर आप देखेंगे कि जो मान्यता प्राप्त हो जाएंगी, बस उनके उनको प्रमोट करना है कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है जो जिसकी इमेज डैमेज हो रही है उसे वो सुधार सके। ठीक है, लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट तक बहुत सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो थे वो मार्केट में आ गए थे। ठीक, और इंडियंस भी बहुत सारे न्यूज़पेपर बनाना इन्होंने, मतलब पब्लिश करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे जो वीकली बंगाल गज़ेट नाम का न्यूज़पेपर था, जो आपने इससे पहले पढ़ा था, वो मैगज़ीन थी जिसने न्यूज़पेपर होने का दावा किया था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? वीकली बंगाल गज़ेट है। ये क्या है आपका? न्यूज़पेपर है जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने शुरू किया था। गंगाधर भट्टाचार्य क्या थे? राम मोहन रॉय के बहुत ही करीबी व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल गज़ेट की शुरुआत की। तो अगर मैगज़ीन पूछता है तो आप बोलेंगे हिकी के बारे में बोलेंगे, लेकिन अगर न्यूज़पेपर पूछता है तो यहाँ पर आप किसकी बात करेंगे? गंगाधर भट्टाचार्य की बात करेंगे। ठीक है? तो जब न्यूज़पेपर कॉलोनियल गवर्नमेंट में बनना शुरू हुआ था, तो उससे वहाँ के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसे भी प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो उसने क्या किया? हिकी के ऊपर सैंक्शन भी लगाए, उनको प्रोसिक्यूट भी किया। ठीक है, और प्लस ऐसे न्यूज़पेपर को इन्होंने ऑफिशियली मान्यता दी जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को सुधार सके। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता रहा, न्यूज़पेपर की डिमांड मार्केट बढ़ती रही और ज़्यादा लोगों ने न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया। इसमें भारतीय भी आते हैं। भारतीयों में सबसे पहले कौन आते हैं? गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि बंगाल गज़ेट के ही नाम से एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। कौन थे? राममोहन रॉय के करीबी थे। ठीक है, छोटा-सा टॉपिक था, यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, मतलब पार्ट 7, 7, 8, 9 3 पार्ट और बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा।